नाज़रीन, मुल्क में बेहतरी के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं। वज़ारतों की कारकर्दगी बेहतर बनाने पर तवज्जो दी जा रही है। आज उन्होंने वफाकी वज़रा की कारकर्दगी और अहदाफ सौंपने के तकरीब से खिताब किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि किसी भी सियासी जमात को हुकूमत संभालने से पहले वक्त मिलना चाहिए ताकि वो हुकूमत संभालने की तैयारी कर सके। हर शोबे से मुतालिक ब्रीफिंग होनी चाहिए ताकि ओहदा संभालते वक्त पता हो कि क्या एजेंडा नाफिज करना है। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत संभालने के बाद इन्हें मालूम हुआ कि हर चीज जो वो बाहर से बैठकर देख रहे थे हुकूमत में आने के बाद वो बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। 3 महीने तो सिर्फ समझने में लग गए, 1 साल तक मईशत की समझ ही नहीं आती थी। मैं इसको ये जो सिस्टम को रिव्यू करना चाहिए कि जब आपकी टीम बन जाए उसके बाद फिर आपको एक पूरा टाइम मिलना चाहिए गवर्नमेंट संभालने से पहले कि स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की तैयारी करें कि आपने गवर्नेंस कैसे देनी है आपकी और आपकी टीम की फिर ब्रीफिंग्स हो हर महकमे की, ताकि आप जब आप ऑफिस संभालें तो आपको पूरी तरह पता हो कि मैंने क्या एजेंडा इंप्लीमेंट करना। कभी भी गवर्नमेंट को, एक नई गवर्नमेंट आती है उसको कभी भी इस तरह पावर में नहीं आना चाहिए, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि हुकूमत संभालने के बाद कई अहम शोबों से मुतालिक तो इन्हें दुरुस्त अदादो शुमार का इल्म ही ना हुआ। किसी वजारत से कोई अदादो शुमार तो इन्हें लगता था कि कारकर्दगी बहुत अच्छी है, कोई और अदादो शुमार आते तो मालूम होता कि कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं है। मैं तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जब गवर्नमेंट आई तो 3 महीने तक तो समझने की कोशिश कर रहे थे। 1.5 साल तक हमें एक्चुअल फिगर्स का ही नहीं पता चल रहा था। वही मिनिस्ट्री से कभी कोई फिगर आ जाती थी, हम समझते थे बड़ा अच्छा कर रहे हैं, फिर पता चलता था कोई और फिगर आ गई है और हम इतना अच्छा नहीं कर रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान के आज के बयानात बहुत अहम है, क्योंकि वज़ीर आज़म बनने से पहले उन्होंने कहा था वो निज़ाम तालीम ठीक करेंगे, सेहत का शोबा ठीक करेंगे, टैक्स का निज़ाम ठीक करेंगे, मुल्क को कर्जों से निजात दिलाएंगे, पुलिस के निज़ाम में इस्लाहात करेंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे, निज़ाम इंसाफ ठीक करेंगे। इन्हीं दावों की बुनियाद पर उन्होंने इक़्तिदार हासिल किया था, वज़ारत उज़्मा के परफाइज हुए थे। लेकिन इक़्तिदार हासिल करने के बाद जब वो अपने दावे पूरे न कर सके तो सबसे पहले उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को इल्जाम दिया। ये इल्जाम लगाया कि पुरानी सोच के ब्यूरोक्रेट सिस्टम को सबूताज कर रहे हैं, अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा रहे। इसमें कोई शक नहीं कि पुराने सोच के बैठे हुए लोग जिन्होंने, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने अरबों रुपया बनाया इस सिस्टम के जरिए, करप्ट सिस्टम में बेनिफिशरीज हैं, इनको स्टेटस को कहते हैं। ये लोग इस सिस्टम से पैसा बना रहे थे, ये पूरी कोशिश कर रहे हैं सैबोटाज करने की, ये तासुर दे रहे हैं जी गवर्नमेंट ज्यादा देर नहीं चलेगी और इसलिए चुप करके। इमरान खान ब्यूरोक्रेट्स को कसूरवार समझते रहे और इस दौरान आटे और चीनी की कीमतें बढ़ती रही। 55 रुपए किलो मिलने वाली चीनी 110 रुपए तक पहुंच गई, 45 रुपए किलो मिलने वाला आटा 70 रुपए मिलने लगा। तब जाकर वजीर आजम को अपनी गलती का एहसास हुआ। और आटा ये जो महंगा हुआ है, ये इसमें हमारी कोताही है, मैं मानता हूँ। इसके ऊपर पूरी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जो भी इसमें मुलव्वस होगा, और हमें पता चलता जा रहा है कौन कौन किस तरह के तबकों ने फायदा उठाया इससे। आटा चीनी के साथ साथ अद्वियात भी महंगी हुई, दवाओं की कीमत में 300% तक इजाफा हुआ, लेकिन हुकूमत इसका भी दिफा करती रही, कहती रही दवाएं इसलिए महंगी की हैं ताकि लोगों तक पहुंच सके। अगर आप इसको देखने का तरीका है, अगर आप देखें इसको तो ऐसे है कि ये इसकी कीमत कम हो गई। एक चीज़ है जो एक दवाई जो कि बन नहीं रही है, नापैद है, और उसकी जगह आप वो जो 15-20 रुपए की जो दवाई है वो आप 200 रुपए में खरीद रहे हैं, तो वो आपको मिलेगी, अवेलेबिलिटी भी हो जाएगी और आपको जो वो चीज़ आप महंगी ले रहे थे आपको सस्ती मिलेगी। तो ये देखने का तरीका है। इक़्तिदार हासिल करने से पहले इमरान खान तासुर देते थे कि उनके पास इदारों को बेहतर बनाने की पॉलिसी मौजूद है। वो स्टील मिल्स और PIA जैसे इदारों को ठीक करने के दावे करते थे। वो कहते थे सिर्फ मैनेजमेंट ठीक करके इदारों को मुनाफा बख्श बना देंगे। ताहम अब स्टील मिल्स की निजकारी का ऐलान करके इसके 4,500 से ज्यादा मुलाजिमीन को फारिग कर दिया। आपको प्रोग्राम बताऊंगा कि यही मुल्क हम कैसे उठाएंगे, यही स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे, मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, मैनेजमेंट ठीक करके।
सबसे पहला काम जो है जिसमें 1 रुपया भी नहीं लगता, 1 रुपए का भी खर्चा नहीं है। आप अच्छा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाएं, एक अच्छा चीफ एग्जीक्यूटिव लाएं जिसको स्टील मिल के बारे में कुछ पता हो, आपकी स्टील मिल की बेहतरी का पहला कदम हो जाएगा। वजीर हवाबाजी के बयान के बाद PIA भी बहरान का शिकार हुई। कराची तैयारे हादसे के बाद बयान दिया गया कि 860 में से 262 पायलट्स के लाइसेंस मशकूक हैं। इसके बाद यूरोप में PIA की लैंडिंग पर पाबंदी लगा। 860 पायलट्स के एग्जामिनेशन के उन्होंने पेपर दिए, कैसे कैसे दिए, तो उनमें से 262 ऐसे पाए गए कि उन्होंने खुद एग्जाम नहीं दिया, उनकी जगह किसी ने एग्जाम दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान के सरकारी इदारों के लिए भी एक रिफॉर्म मॉडल लाना चाहते थे। वो समझते थे कि रियासत के ज़ेरे मलकियत इदारों में आज़ाद बोर्ड ऑफ गवर्नर लाया जाएगा, बेहतरीन सलाहियत रखने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स लगाए जाए। फिर इमरान खान की हुकूमत में आने के बाद सरमाया पाकिस्तान कंपनी बनाई गई, जो रियासत की ज़ेरे मलकियत कंपनियों की होल्डिंग कंपनी थी। इस कंपनी के तहत रियासती कंपनियों का खसारा दूर किया जाना था, लेकिन फिर 3 मई को रोज़नामा एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर छपी कि कंपनी का काम रुका हुआ है और इसके ज्यादातर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुस्ताफी हो चुके हैं। सरमाया कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई है, कैबिनेट अप्रूवल्स हो गए थे, कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ गए, उनकी पहली मीटिंग हो गई, दे जस्ट हैड पिछले संडे को। वज़ीर आज़म इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले IMF के पास जाने के भी खिलाफ थे। हुकूमत में आने के बाद IMF के पास गए और अब इस बात पर अफसोस का इजहार भी करते हैं कि ताखीर से क्यों गए। इस वक्त मुल्क में गैस का भी बहरान है। घरों के चूल्हे बंद हो रहे हैं, सनतों को गैस नहीं दी जा रही और वजह इसकी ये बताई जा रही है कि हुकूमत ने LNG के टेंडर्स बर वक्त जारी ना किए। LNG के लिए 2 टर्मिनल जो गुज़िश्ता हुकूमत ने लगाए थे, इनमें भी कोई इजाफा ना किया गया। अब ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट बता रही है कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट ताखीर से देने की वजह से 450 अरब रुपए का नुकसान हुआ और अब वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि उनकी पूरी तैयारी नहीं थी। क्यों नहीं थी? ये तैयारी किसने करवानी थी? बात कर तहरीक इंसाफ रहनुमा फारूक हबीब साहब ने। फारूक साहब, ये आप ट्रेनिंग के लिए आए थे सर, मतलब वाज इट अ ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म फॉर यू? आपने तो कहा था कि आपके पास टीम तैयार है, आपकी पूरी तैयारी है, आपने अहदाफ मुकर्रर कर दिए थे, तो फिर आखिर क्या वजह बनी कि जब आप हुकूमत मिली आपको एहसास हुआ कि हमें तो आता जाता ही कुछ नहीं? देखें, बात यह है कि हमें जो है वो पूरे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करनी चाहिए। जो वज़ीर आज़म साहब आज बात कर रहे थे, आज उन्होंने जो है वो एक परफॉर्मेंस एग्रीमेंट जो है वो एक किया है, जिसमें तमाम मिनिस्ट्रीज़ को जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ से अगली जो हुकूमत की मुद्दत है उसके हवाले से टारगेट्स दिए गए हैं और जिसमें जो है वो 3 माह का रिव्यू रखा गया है कि जो जिस मिनिस्ट्री को टारगेट्स दिए जाएंगे, अब टारगेट्स बेस्ड जो है वो उनकी परफॉर्मेंस अप्रेजल की जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि माजी में भी हुकूमतें होती नहीं है, लेकिन 1 मैन शो था। वज़ीर आज़म साहब जो है वो मिनिस्टर्स को उनको एम्पावर कर रहे हैं और जो जिस हवाले से आप बात कर रहे हैं वो हवाले मुख्तलिफ जो गवर्नमेंट्स के, हमारे जो गवर्नेंस के स्टाइल्स हैं उनके हवाले से दे रहे थे। जिस तरह आप देखें कि अब अमेरिका के अंदर इलेक्शन हुआ है, तो पिछले 2.5 महीने से जो है वो जो सदर हैं उनकी ब्रीफिंग्स चल रही हैं गवर्नमेंट में। वो भी उनको अपने ऑफिस का चार्ज लेने से पहले अपनी टीम बनाने का बाकायदा मौका मिल रहा है। इसी तरह जो है वो बरतानिया के अंदर मिसालें मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो हमारे वो सिस्टम मौजूद नहीं है। और जिस तरह से उन्होंने मिसाल दी कि बहुत सारे जो फिगर्स हैं, डेटा हैं, उसकी कलेक्शन का सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है मौजूद है। फारूक साहब, आपने हमें कहा था कि आपके पास टीम मौजूद है। आप ये पहले कह देते ना सर, आज सुन लें, आप इससे पहले कह देते ना कि सर कि हमारे पास ट्रेनिंग नहीं है, देखो अवाम, हम आएंगे, हम तजुर्बा करेंगे, हमारा तजुर्बा काम हो गया तो वेल एंड गुड, ना काम हुआ तो 2-3 साल आप बर्दाश्त कर लीजिएगा। देखें, बात यह है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की उसको परसीव करने का अपना अपना अंदाज है। मुझे पूरा हक है उसे एक्सप्लेन करने का, मैं आपको एक्सप्लेन किए देता हूँ। देखें, बात यह है, आपने जिन चैलेंजेस की हवाले से बात की, देखें हमें मैशियत कहाँ मिली? हमें मैशियत जो है वो ऑन द वर्ज 5.8 पे मिली सर आपको। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 5.8 पे मिली सर। हमारा जो करंट, एक मिनट बताता हूँ आपको, मैं अब आपकी सारी फिगर्स पे आने लगा हूँ। हमें जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $20 अरब के ऊपर मिला था। आज आपका करंट अकाउंट सरप्लस है, $1 अरब से जायद का है। हमें पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन में मिली थी, आज पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर जा रही हैं।
फैसलाबाद की को टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना दिया गया था। आज वहाँ पर टेक्सटाइल की रौनकें जो हैं वो बहाल हो गई हैं। आज पाकिस्तान के अंदर लार्ज मैन्युफैक्चरिंग स्केल के अंदर इजाफा हो रहा है। आज जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है। आज फोरक्लोजर लॉज पास हो गए हैं। पाकिस्तान के अंदर हाउसिंग की इंडस्ट्री चल पड़ी है। आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो सोशल सेक्टर को उठाने के लिए वज़ीर आज़म साहब ने जो है वो कामयाब जवान प्रोग्राम स्टार्ट किया है, जिसमें एंटरप्रेन्योर्स को हम आगे लेकर आ रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को दुरुस्त सिमत पे लेके जा रहे हैं। आज पाकिस्तान के अंदर जो है वो हुंडी हवाले का राज खत्म हुआ। आज पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग चैनल से रेमिटेंसेज आ रही हैं, उसके अंदर मुसलसल इजाफा नजर आ रहा है। टैक्स की कलेक्शन में जो है वो बेहतरी नजर आ रही है, बहुत सारे सेक्टर्स में बेहतरी नजर आ रही है। लेकिन मैं ये समझता हूं कि हम ट्रेंड सेटर्स हैं। आज जो वज़ीर आज़म ने बातें की, वो बातें उन्होंने दिल से की हैं, उसको समझने की मैं समझता हूं अपनी बात है। सर देखिए, पहली बात तो हकीकत में पाकिस्तान की आवाम का दर्द रखते हैं और उसे परफॉर्म करना चाहते हैं। गलत फिगर्स दिए उन्होंने, ये कहा। देखिए मैं परसीव क्या इसको मैं क्या परसीव करूं फारूक साहब, मुझे अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर ये कहे कि हमें मिनिस्ट्रीज गलत फिगर्स देती रही, इसको मैं क्या परसीव करूं? इसकी तो एक ही परसीव है। एक मिनट सर, दूसरी बात ये, आपने बिल्कुल ठीक फिगर्स दी। मैं अब कुछ मैं फिगर्स देता हूं सर। आपको स्टॉक एक्सचेंज मिली थी 53,000 पे, आप एक दफा भी दोबारा उस फिगर पे स्टॉक एक्सचेंज को नहीं ले जा सके। आप नीचे आए, नीचे से अब आप ऊपर जा रहे हैं, पर अभी तक आपने फिगर टच नहीं किया। एक आपको 5.8 पे ग्रोथ मिली थी, आप उसके करीब भी नहीं भटक सके दोबारा। आपको 4% पे इन्फ्लेशन मिली थी, आप उसको 14% पे ले गए। सर आपके जो बैंकिंग चैनल से रेमिटेंसेज आ रही हैं, वो फैटफ का जो हमारे सर पे डंडा है वो उस वजह से आ रही है। सर्कुलर डेट आपको 1100-1200 पे मिला था, आप उसको 2200 पर लेके जा चुके हैं। सर आपको बिजली की कीमतें कहां, आपको आटा मिलता था, आपके दौर में आटा मिलना बंद हो गया। आपको चीनी मिलती थी 55 रुपए, आपके दौर में 120 पे गई, आप 85 पे लेके आए और डंका बजाया कि हमने चीनी की कीमत कम कर ली। सर 55 पर लाके दिखाए ना। प्रॉब्लम यह है कि जो चीजें पहले हो ज्यादा थी वो कम हो गई। अब अली भाई सुन ले। अब आपने मुझे भी इतने टाइम दे देना, मैं भी जरा आपकी तरह तेजी में बताता जाऊंगा। देखें, आपने मुझे कहा कि जीडीपी 5.8 में थी। जीडीपी जो है उसका मतलब ये है इंपोर्ट लेड इकोनॉमी नहीं है। आपका कैमरामैन जो है वो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करके उधार पे मांगे तांगे घर में ला के गाड़ी खड़ी कर ले, घर में नया टीवी ले आए, फ्रिज लगा ले और कहे मेरी बड़ी तरक्की हुई है, तनख्वाह में उसके इजाफा ना हो। पाकिस्तान की यही तो ज्यादती होती रही है। कर्जे ले लेके आप सड़कें बनाते रहे हैं, पुल बनाते रहे हैं, आपने कहा डेवलपमेंट हुई। जीडीपी का मतलब खाली कंजम्पशन बेस इकोनॉमी नहीं है। जीडीपी का मतलब है आपकी एक्सपोर्ट्स में इजाफा होना। चेक करें, एक्सपोर्ट में इजाफा हुआ। जीडीपी का मतलब यह है कि आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आना। जीरो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान के अंदर। आपकी जीडीपी के अंदर इजाफा होने का मतलब यह है कि आपकी जो है वो टैक्स कलेक्शन में इजाफा होना। कोई इजाफा नहीं हुआ। सिर्फ जो है वो पाकिस्तान को टीके लगा के उधार के, क्रेडिट कार्ड के हम एक जाली ग्रोथ दिखाते रहे हैं। जो आपने कंज्यूमर प्राइसेस के हवाले से बात की है, देखें इस मुल्क के अंदर एक माफिया को परवान चढ़ाया जाता रहा है। आज वज़ीर आज़म ने नकेल डाली, पाकिस्तान के अंदर चीनी की कीमतें नीचे आई। आज आप देखें कि अगर हमें पिछले 2 साल के अंदर बारिशों का सामना ना करना पड़ता, चेंजेस आई हैं, लोकस्ट का हमला हुआ, उससे गंदम की पैदावार कम हुई, लेकिन उसके बावजूद हमने माफिया को नकेल डाला। आपके इल्म में होना चाहिए कि पंजाब एंटी करप्शन ने सिर्फ 1 साल का 18 करोड़ रुपया रिकवर करवाया फ्लोर मिलों से। उसके साथ जरा आ जाए, शुगर मिलों के ऊपर भी काम हो रहा है, उनका भी इर्तकाब हो रहा है। आज आप पूरी बात करें, पूरी बात होगी। आज आपका ताल्लुक भी झंग से, आप अपने किसान से वहां से चेक करें। पीएमएलएन के दौर में किसान को 120 रुपए पर मन मिलता था गन्ने की प्राइस, आज 240 रुपए कीमत मिल रही है। किसान खुशहाल हो रहा है आपका। आपने किसान को भी खुशहाल करना है, आपने आम आदमी को भी देख के चलना है। ये तमाम चीजों के अंदर हुकूमत जो है वो तवाज़ुन क्रिएट कर रही है। इसी तरीके से आपने बात की जो है वो रेमिटेंसेस के हवाले से। रेमिटेंसेस अगर फैटफ का डंडा जो है पीएमएलएन के दौर में भी था, ये तो हमें ब्लैक लिस्ट में लेके जा रहे थे। अमल दरामद किसने करवाया? हमारी हुकूमत ने करवाया। ये क्रेडिट जो है वो इस हुकूमत का है। लोग बाहर से पैसा भेजने एतमाद कर रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, पहले से ज्यादा कंट्रोल्स हैं। आपके वजीर आजम के कोई कैंप ऑफिस नहीं है, उसने खर्चा कम किया, अपने ऑफिस का खर्चा बढ़ाया नहीं। बैरूनी दौरों में बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट के पास बैठा हूं लेके नहीं जाता और वहां से मैंने पूछा है, जाता है। तो ये तमाम चीजें हैं। सर एक मिनट रुकिएगा सर मैंने बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट जो हमारे मुल्क के हैं उनसे मैं उनके पास बैठा हूं, मैंने उससे सवाल ये पूछा, मैंने कहा यार ये क्या वजह क्या है? फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ी बढ़ गई है माशाल्लाह, बड़ी अच्छी, सॉरी रेमिटेंस बड़ी बढ़ गई है, बड़ी अच्छी बात है। उन्होंने मुझे कहा है सर कि पूरी दुनिया में
ले ऑफ्स हो रहे हैं, नौकरियों से निकाला जा रहा है बशमूल पाकिस्तानियों को, कारोबार बंद है, ये कैसा हो रहा है कि वहां पे जो पाकिस्तानी गए हुए हैं उनका कारोबार और नौकरियां इतनी चमक रही है कि पाकिस्तान भेजी जा रहे हैं? सर, दे आर गेटिंग ले ऑफ्स और वो अपनी जो सेविंग्स थी वो पाकिस्तान भेज रहे हैं क्योंकि वहां से उनको नौकरियों से निकाला जा रहा है। ये कोई 1, 2, 4 महीने और चलेगा, उसके बाद खत्म। तो सर, जब बाहर नौकरियां ही नहीं है तो फिर रेमिटेंसेस का क्या डंका क्या बजाना? सर, दुनिया बंद पड़ी है, टेक्सटाइल सेक्टर आपका इसलिए चल रहा है क्योंकि आप लोग चल रहे हैं। जी सुने, देखें बात ये है जी कि हमने एजम्पशन बेस्ड बातें नहीं करनी, हमने फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। फैक्ट्स ये हैं कि आपकी जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं सर, दुनिया बंद पड़ी है, इट्स अ फैक्ट, वो इजाफा होता जा रहा है क्योंकि सुन लें, आप बात नहीं सुन रहे, समझे जरा। अगर आपको किसी मैशियतदान ने ये बताया है कि ले ऑफ्स हो रहे हैं, तो उस मैशियतदान ने आपको ये भी बताया होगा कि जब नवाज शरीफ मुल्क का वजीर आज़म था तो वो हुंडी हवाले का इस्तेमाल करता था, लेकिन आज के वजीर आज़म ना हुंडी लगाता है, ना हवाला लगाता है, ना वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है। इस वजह से लोग पैसे बैंकिंग चैनल से भेज रहे हैं। आज रोशन डिजिटल अकाउंट के अंदर बाहर से लोग पैसे पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोगों को जो है वो सरमायाकारी के मौके फराहम किए जा रहे हैं। आपको वो समझने की ज़रूरत है उसके अंदर। ये जो टेक्सटाइल चली है इसके लिए भी हुकूमत ने पॉलिसी साजगार बनाई, बिजली की कीमतें उनके लिए कम की, गैस की कीमतें उनके लिए कम की, उनके सागदार के पिछले 5 साल के फंसे जितने रिफंड से वो वापस किए। स्टेट बैंक ने उनके लिए 3% के ऊपर आसान शराइत के ऊपर उनको कर्जे फराहम किए, जिससे नई इंडस्ट्री लग रही है, नई मशीनरी लेकर आ रहे हैं, जिद्दत लेकर आ रहे हैं, काम चल रहा है। ये हुकूमत ने काम किए हैं 2.5 साल में मेरे भाई, इन कामों को भी देखें, ये काम इस वजह से आगे चल रहे हैं। जो वज़ीर आज़म ने आज जो बात की, अगर कोई बंदा जो है वो दिल की बात जो है वो सच लेकर कौम के सामने रखता है और बताता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी गवर्नेंस के मॉडल के अंदर और हमारे तरीकाकार हुकूमत के अंदर बड़ी बेहतरी की गुंजाइश है जो माजी की हुकूमतों ने नहीं किया। अगर आज वज़ीर आज़म साहब ये काम कर रहे हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, हमें उसे ठीक है। वैसे फरूख साहब, यही बात तो समझ नहीं आती कि जब आटा 35 रुपए किलो था तब मईशत की सिमत गलत थी, और अब जब आटा जो है वो 100 रुपए के करीब है तो अब ठीक है। जब चीनी मिल जाती थी 55 में तब मईशत की सिमत गलत थी, आज चीनी 120 से 85 पर आ गई है तो आज गलत है। तब बिजली सस्ती थी, आज बिजली महंगी है। तब गैस मिलती थी, आज नहीं मिलती है। तब सिमत गलत थी, आज सही है। तो पता नहीं किस तरह से सही है सर। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया फरूख हबीब साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे और एक वक्फे के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह से वो जो तरामीम ऑपोजिशन ने तजवीज़ की थी वो एनआरओ है। हुकूमत का ये मानना है कि हमसे ऑपोजिशन दोबारा से एनआरओ मांग रही है। वो तरमीम अगर मान ली जाए तो किस किस तरह से ऑपोजिशन की किस क़यादत को क्या रिलीफ मिलेगा, ये तमाम चीज़ें आपको बताएंगे और खुर्रम दस्तगीर साहब से पूछेंगे कि कैसे वो एनआरओ मांग रहे थे इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, ऑपोजिशन हुकूमत से इस्तीफा मांग रही है। हुकूमत कहती है ऑपोजिशन असल में एनआरओ मांग रही है। ऑपोजिशन जवाब देती है हमने कभी एनआरओ नहीं मांगा, ना ही हुकूमत एनआरओ देने की हैसियत रखती है। लेकिन अब हुकूमत कुछ हकायक सामने लेकर आई है जिनसे मालूम होता है कि ऑपोजिशन ने नैब की 38 शिकों में से जो 34 में तरामीम मांगी थी, अगर ये तरामीम कर दी जाती तो ऑपोजिशन रहनुमाओं के खिलाफ बनने हुए केसेस में रिलीफ मिल जाता। तहरीक इंसाफ का कहना है कि ऑपोजिशन ने यह तरामीम तब कराना चाहिए जब हुकूमत FATF बिल पास कराना चाहती थी और इसके लिए ऑपोजिशन का ताउन मांग रही थी। ऑपोजिशन ने FATF बिल की आड़ में नैब कवानीन में तरामीम कराना चाहिए, यूं अपने लिए एनआरओ मांगा। ऑपोजिशन का मुतालबा था नैब ऑर्डिनेंस का इतलाक 1999 से पहले वाले केसेस पर गैर मुअस्सर कर दिया जाए। अगर ये तरामीम मान ली जाती हैं तो 1999 से पहले बनाए गए तमाम गैर कानूनी असासे कानूनी हो जाते हैं। इससे जुड़ा दूसरा मुतालबा यह था कि नैब 2015 से पहले की करप्शन पर तहकीकात सिरे से करे ही ना। यह तरमीम मान ली जाती तो 2015 से पहले के केसेस पर जारी तहकीकात खत्म कर दी जाती और पीपल्स पार्टी और नून लीग फायदा उठाती। ऑपोजिशन की एक तजवीज़ ये थी कि मनी लॉन्ड्रिंग को जुर्म न समझा जाए। ये तरमीम मान ली जाती तो शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस खत्म हो जाते। ऑपोजिशन का एक मुतालबा यह भी था कि जानबूझकर दिवालिया करार देने को नैब कानून से खारिज किया जाए। इस तरमीम से सलमान शहबाज और आसिफ जरदारी की शुगर मिल्स के लिए गए कर्जों का मामला खत्म हो जाता। ऑपोजिशन कर्ज अदायगी से मुतालिक शिकों में तब्दीली चाहती थी ताकि आसिफ जरदारी, अनवर मजीद और ओमनी ग्रुप ने जो सिंध बैंक से कर्ज लिया है इस पर रिलीफ मिल सके।
ऑपोजिशन ने यह तरमीम चाहती थी कि वादा माफ गवाह को दस्तावेजी सबूत फराहम करने का पाबंद किया जाए। इससे आसिफ जरदारी के खिलाफ जाली अकाउंट्स केस, शहबाज शरीफ के खिलाफ टीटीज रेफरेंस समेत जिन केसेस में भी वादा माफ गवाह मौजूद हैं वो केस मुतासर होते। ऑपोजिशन का यह मुतालबा भी था कि नैब कानून के तहत आलमी सतह पर किसी किस्म की मदद हासिल ना की जाए। ये तरमीम मान ली जाती तो बैरून मुल्क पड़ी करप्शन की रकम को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता। ऑपोजिशन की यह ख्वाहिश भी थी कि नैब कानून के तहत जुर्म साबित होने पर नाअहली की मुद्दत 10 साल की बजाय 5 साल की जाए और नाअहली सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बगैर न की जाए। एक तजवीज़ ये थी कि नैब सिर्फ 1 अरब से ज़ायद रकम की बददयांती की छानबीन करे। ऑपोजिशन करप्शन की निशानदही के लिए विसल ब्लोअर एक्ट खत्म कराना चाहती थी। ये तमाम मुतालबा ऑपोजिशन ने हुकूमत से किए और हुकूमत इन्हें एनआरओ मांगने का नाम देती है। नैब के कानून की जो अमलदारी है वो 1999 से की जाए। दूसरी, कोई नैब का रोल नहीं होगा या ऑफेंस नहीं होगा अगर तो करप्शन 1 अरब रुपए से कम की है। उसके बेनिफिशरी कौन होते? रमजान शुगर मिल, वो 600 मिलियन के करीब की थी, यानी 60 करोड़ की। राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, जावेद लतीफ। जबकि नून लीग का मौक़िफ़ इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है और बहुत ही हैरान कुन है। उसका कहना है कि फैटफ बिल की मंजूरी के वक्त जो नैब तरामीम इससे पेश की वो तरामीम पेश करने के लिए इसे फौज ने कहा। ये बात तो आज सामने आई कि ऑपोजिशन फैटफ बिल की आड़ में नैब कवानीन में तरामीम चाहती थी और हुकूमत ने इनकार किया, तो जवाब में ऑपोजिशन ने भी फैटफ बिल की मंजूरी में हुकूमत की हिमायत से इनकार किया। ताहम जब फैटफ बिल पर मुशावरत हो रही थी उस वक्त ऑपोजिशन ये मौक़िफ़ पेश करती थी कि मुजव्वज़ा बिल अगर मंजूर कर लिया गया तो इसकी मदद से सियासी इंजीनियरिंग की जाएगी। ये मनी लॉन्ड्रिंग, ये मालूम है आपको कानून क्या बना है? एक अगर अफसर ये कह दे कि ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है तो नैब की तरह आपको उठा के ले जाएंगे, कोई रसाई नहीं है कानून तक। आप बाग पकड़े जाने के बाद अदालत से इजाजत तो लेनी होगी। नहीं भाई, नहीं इजाजत लेनी होगी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग में, कोई इजाजत नहीं लेनी होगी अदालत से। ऑपोजिशन एतराजात करती रही, हुकूमत के साथ ताउन से इनकार करती रही, मगर हुकूमत ने ऑपोजिशन के ताउन के बगैर ही फैटफ बिल पार्लियामेंट से पास कराए। आज जब हुकूमत ने कहा है असल मामला तो नैब कवानीन में तरामीम का था, तो ऑपोजिशन भी इसका एतराफ कर रही है। नैब की तरामीम हमने कौमी असम्बली की कमेटी में दी है। हुकूमत बिल लाई थी, हमने अपनी तरामीम उसमें दी थी। कौमी असम्बली के रिकॉर्ड हिस्सा है, इसको तकरीबन 8 महीने हो गए। मामला सामने आने के बाद ऑपोजिशन ने एक और मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है। अब वो कह रही है कि एनआरओ तो हुकूमत ने मांगा था, वो केपी में अपने करप्शन केसेस के लिए एनआरओ चाहती थी, जिससे ऑपोजिशन ने इनकार कर दिया। अब इसी एनआरओ में ये कहते हैं एक्ट डन इन गुड फेथ। इसका मतलब है कि 2013 से लेके 2018 के बीच में केपीके में जितनी करप्शन हुई है, बेसिकली उसको करप्शन देने का जो तरीकाकार है वो इस एनआरओ में जो हुकूमत ने ऑपोजिशन से मांगा, जिसको ऑपोजिशन ने इनकार कर दिया। हकीकत क्या है? ऑपोजिशन ने अपने जाती मफाद के लिए फैटफ बिल जैसे हसास मौजू पर सियासत क्यों की? जवाब लेंगे नून लीग के रहनुमा दस्तगीर साहब से। खुर्रम साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सर, ये तरामीम तो साफ बता रही है कि ये एनआरओ, मतलब ये तो अगर इन तरामीम पर अमल हो जाता है, इसके बेनिफिशियरी तो डायरेक्टली आपके लीडरान बनेंगे। तो ये तरामीम अगर हुकूमत कहती है कि आप इसको एज ए लीवरेज इस्तेमाल कर रहे थे फैटफ की आड़ में, तो फिर तो हुकूमत ठीक कह रही है। पहली बात आपके नाजरीन को मालूम होनी चाहिए कि कोई कानून हमने प्रोपोज नहीं किया। एक पीपल्स पार्टी का बिल कुछ सालों से सेनेट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है, जिसका ये एक परतौ था। जब इस साल मौसम गर्मा में ये फैटफ के बिलों का मामला आया बजट के फौरन बाद, तो इमरान खान साहब ने अपने जो जिम्मेदारी थी वो आउटसोर्स की और अस्करी इदारे से कहा कि वो ऑपोजिशन से बात करें। वो ये काम पहले बालाकोट के मामले में, कश्मीर के मामले में और उसके बाद इसके वाक़े के बाद भी गिलगित बल्तिस्तान के मामले में यही रविश अपना चुके हैं। वहां जो एक मीटिंग हुई उसमें ये जो प्रपोजल है कि नैब को भी डिस्कस किया जाए, वो हुकूमती साइड से आया, रियासती साइड से आया। ये हमारा बिल्कुल मुतालबा नहीं था। तो जब ये बात हुई तो सिर्फ एक सादे कागज पे, क्योंकि फारूक नाइक साहब पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने एक शॉर्ट समरी लिखी अपने बिल की और ये उनके हवाले कर दी। कोई ऐसा कानून हुकूमत ने कौमी असेंबली में
या सेनेट में ना पेश किया, ना हमने उसमें कोई बाकायदा तरामीम सजेस्ट की। और ये वही बेमजा फीका दलिया है जो वजीर खारजा मौसम गर्मा में ही कौमी असम्बली में लहरा चुके हैं। अब उसी को दोबारा नीम गर्म करके पाकिस्तान के अवाम पर उर्दू जबान में थोप दिया गया है। But this is a contrary statement to what मिफ्ता इस्माइल साहब said. वो बड़ी इंपॉर्टेंट कह गए थे एक शो में। उन्होंने कहा कि ये तरामीम उनको अस्करी इदारे यानी उनको एस्टैब्लिशमेंट ने दी है, उनको फौज ने दी है। ये बाकायदा नाम लिया उन्होंने वसीम बादामी के शो में उन्होंने, और उन्होंने कहा कि सब मान गए थे इस बात पर। तो आप ये कह रही है तजवीज़ आपने नहीं दी, पीपल्स पार्टी ने दी है, ये तजवीज़ हमने अब तक किसी प्लेटफॉर्म पर रखी नहीं है। सर ये आप कह रहे हैं आपकी तजावीज़ रिजेक्ट होने के बाद, लेकिन मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि तजवीज़ हमें एस्टैब्लिशमेंट ने कहा कि ऐसा करें। अब हैरानी की बात मेरी ये है कि उन्होंने अगर कहना ही था तो वो डायरेक्ट हुकूमत को कह देते, आपको क्यों कहते? ये हकायक ये हैं कि ये तरामीम इन अमेंडमेंट फॉर्म, देखें कानून में तरमीम के तरीके हैं। हुकूमत ने चूंकि अभी तक सेनेट में और कौमी असम्बली में नैब के बारे में कोई बिल पेश नहीं किया, लिहाजा उसकी तरामीम हमारी तरफ से फॉर्मली कोई नहीं गई। और ये जो एक गैर रस्मी ग्रुप इस मौसम गर्मा में इकट्ठा किया गया था फाटफ के बिल पर डिस्कशन करने के लिए, जिसका बराह रास्त पार्लियामान से कोई ताल्लुक नहीं था, वहां ये एक टेबल पे आया, ये डिस्कशन हुई कि जी नैब पे हमने चेंज करना है। फारूक नाइक साहब ने ये कागज उनके हवाले किया। उसके बाद जब हुकूमत ने कहा कि जी हमने नैब पर बात नहीं करनी, तो हमने कहा जी ठीक है मत करें। उसके बाद भी हमने उनके ऊपर फाटफ का जो बिल था ये डिस्कस करने को कहा किसने था सर? को बता ये हुकूमत ने कहा था कि एस्टैब्लिशमेंट ने कहा था डिस्कस करने को? जी ये मुक्तदरा हलकों ने कहा था कि ये भी डिस्कस होगा इस डिस्कशन में। अच्छा वो वजह सर, मतलब उनको क्या फायदा हो इसमें? बड़ी अजीब सी बात लगती है कि इसका फायदा हो सकता है आपको हो, कल को हुकूमत के कुछ लोगों को। फौज ने ऐसा क्यों कहा करने को आपको? देखिए मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था और लिहाजा मैं उनकी जो जस्टिफिकेशन है मेरे पास उसके बारे में कोई क्लू नहीं है। लेकिन चूंकि ऑपोजिशन को इकट्ठा किया गया था और इमरान खान साहब ने एक दफा फिर अपनी कुर्सी खाली छोड़ दी थी, तो उस दौरान ये डिस्कशन हुई होगी। लेकिन जैसा मैंने कहा उसके बाद हमने मसलन मुझे जिस डिस्कशन में मैं शामिल था, जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल था, वो उसके ऊपर डिस्कशन हुई और हमने उसको बाकायदा तौर पे गवर्नमेंट की तरफ से हमारी अमेंडमेंट मानी गई और मुश्तरका इजलास में वो बिल जो है ऑपोजिशन की अमेंडमेंट्स के साथ पास हुआ। तो ये कभी भी हमारी यानी कोई जो है मेक और ब्रेक शर्त नहीं थी कि आप यही करेंगे। समझाइएगा, बड़ा अहम नुक्ता आपने उठा दिया सर। यानी उस मीटिंग में नैब के बिल को, नैब के कानून को अमेंड करने की बात फौज ने की, आपने मान ली, इमरान खान साहब ने नहीं मानी। यानी उस वक्त तक आप फौज की बात मान रहे थे और फौज ठीक भी थी, लेकिन जब इमरान खान साहब ने बात नहीं मानी तो फिर आपको बाजवा साहब भी गलत लग रहे थे, आपको फैज साहब भी गलत लग रहे थे। जो नैब का बिल था, जो कि हमारी डिमांड नहीं थी, एक मीटिंग के लिए दावत दी गई, उसमें डिस्कशन शुरू हुई, ये टेबल पर रखा गया कि नैब के ऊपर भी डिस्कशन होगी। इमरान खान उस मीटिंग में नहीं थे। जब उस मीटिंग से उठे और इमरान खान साहब को रिपोर्ट किया गया, तो उन्होंने कहा जी हमने नैब पर बात नहीं करनी। अगले दिन कहा गया जी नैब पर बात नहीं होगी और मामला रफा दफा होगा। मेरा पॉइंट ये नहीं था सर, मेरा पॉइंट बड़ा क्रूशल है। मैं पीडीएम के जलसों में जो तकरीर सुनता हूं, उनमें मैं ये सुनता हूं कि फौज का, एस्टैब्लिशमेंट का मुल्क की सियासत और हुकूमत के काम में अमल दखल नहीं होना चाहिए। आप ये फरमा रहे हैं, और ये बात मुफ्ती इस्माइल साहब ने भी फरमाई, कि फौज कह रही है कि जनाब ये करो, यानी अमेंड करो, और आप मान रहे हैं, हुकूमत नहीं मान रही। आप वो जो कहते हैं कि फौज की मदाखलत बर्दाश्त नहीं है, तब आप फौज की दी हुई ये डिक्टेशन मान रहे हैं। हम कहाँ मान रहे हैं? बहुत बड़ा हम कहाँ मान रहे हैं? मैंने तो यही तो कहा ना कि वो मीटिंग जो है जिसका आगाज हुआ था, जब एक दफा जो है अनजाने आजम ने कह दिया कि जी नैब पर बात नहीं होगी, तो वो मामला खत्म हो गया। उसके बाद फिर बाद में जैसे जैसे बिल आते गए उसके ऊपर डिस्कशन होती गई। तो हमारा इशू तो यही है कि जो मैं आपके नाज़रीन के लिए सराहत से बता देता हूं कि 4 ऐसे मौके आए हैं, बालाकोट, कश्मीर, फाटफ और गिलगित बल्तिस्तान,
जिसमें ये वजीर आजम की जिम्मेदारी थी कि वो अपोजिशन से बात करें, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से फरार किया, एब्डिकेटेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये कहा कि जी अस्करी क़यादत बात करेगी अपोजिशन से। तो यही तो जो मुदाखलत है जिसके खिलाफ हम आज खड़े हुए हैं कि ये मामला इस तरह अगर वजीर आजम जो है वो अपनी कुर्सी खाली छोड़ना शुरू कर देंगे तो ये तो खुद मुदाखलत की दावत है। नहीं सर, देखिए, फौज का ये कहना कि नैब पर डिस्कशन होगी और नैब कानून में तरमीम की जाए, आपका इस तजवीज को मान लेना और फिर अपनी तजवीज पेश कर देना, ये तो टैंटमाउंट है इस चीज के कि हाँ आपने कहा कि ठीक है जनाब आप जो कह रहे हैं ठीक है। जी, जो डिस्कशन एक होती है उसमें एटलीस्ट उस टेबल के ऊपर कोई भी किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। तजवीज आती हैं, उस पर बात होती है, हुकूमती वज़रा भी मौजूद थे। आज वो शायद इसको डिनाई कर दें कि वहां ये बिल आ कैसे गया और ये डिस्कशन कैसे आ गई, लेकिन चूंकि हुकूमत ने अभी तक पार्लियामान में, आपके नाज़रीन को ये भी मालूम होना चाहिए, नैब के बिल में सिर्फ एक अमेंडमेंट हुई है, जो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पेश किया था 2019 में, जिसकी मुद्दत खत्म हो गई। बाद में इमरान खान साहब ने वाशिंगटन में भी थ्रेटन किया, बाद में कहा कि मैं नैब के कानून में वो तरमीम करूंगा कि किसी को जेल में सहूलियात ना मिल सकें। तो इस हुकूमत का तो बुग़्ज़ और कीना और जो इंतकाम लेने का जो जज्बा है इमरान खान साहब का, उसको उन्होंने रियासती पॉलिसी बना दिया है। खुर्रम साहब, 1999 से पहले के तमाम केसेस खत्म होने चाहिए, ये कहा गया तजवीज़ में, और फिर गैर कानूनी असासे जो कि 1999 से पहले बनाए गए थे उसमें यह शिक भी थी कि 1 अरब रुपए से कम की करप्शन पर नैब कार्रवाई नहीं करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग के शिक को बतौर जुर्म हटा दिया जाए, मतलब ये जुर्म तस्वर नहीं होगा। और बराह रास्त ऐसा लगता है कि अगर ये शिक मान ली जाती है मनी लॉन्ड्रिंग वाली, तो उसके बेनिफिशरी शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, फरियाल साहबा हैं, हमजा शहबाज साहब हैं। बेनामी से मुतालिक भी अपोजिशन की तजवीज़ थी कि बच्चों और अहलिया को बेनामी में से निकाला जाए। सर, ये तमाम शिकें जो तजवीज़ की गई, हुकूमत कह रही है ये तजवीज़ हमें दी गई थी, ये तमाम शिकें तो साबित कर रही हैं कि इसके बेनिफिशरी बराह रास्त आपकी क़यादत में होना था जो केसेस का सामना कर रही है। तो फिर तो वो कह रहे हैं कि आप एनआरओ मांग रहे हैं। देखिए, मेरी आपसे एक गुजारिश होगी, हुकूमती वज़रा तो जानबूझकर जहालत फैलाते हैं, लेकिन आपका फर्ज है कि आप कौम को दुरुस्त पस मंजर बताएं। इस मुल्क में 2010 में एक बड़ा सख्त कानून मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ पास किया गया था पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने, फिर 2015 में मुस्लिम लीग ने उसको अमेंड किया। मनी लॉन्ड्रिंग जुर्म है और रहेगा, काबिल दस्तअंदाजी है, लेकिन नैब से उसका ताल्लुक नहीं है, वो सबके ऊपर अप्लाई होता है। नैब इज फॉर पब्लिक ऑफिस होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस। तो ये तजवीज कभी भी नहीं थी कि जी आप मनी लॉन्ड्रिंग को जुर्म ही करार ना दें, उसका नैब से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत डील किया जाए, जहां पूरा एक प्रोसेस मौजूद है कि अगर किसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के शवाहिद आते हैं तो उसको कैसे डील किया जाएगा। खुर्रम दस्तगीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। एक वक्फा लेते और वक्फे के बाद आपको बताते हैं कि थर में आज भी जिंदगियां दम तोड़ रही हैं, आज भी बच्चे सिसक सिसक कर मर रहे हैं। वजह क्या है, वक्फे के बाद। नाज़रीन, थर फिर तड़पने लगा है, सिसकने लगा है, मौत के साए गहरे होने लगे हैं। तिब्बी सहूलियात का दावा करने वाला सिंध नौमौलूद बच्चों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। नाज़रीन, भूख से नन्हे फूल मुरझाने लगे हैं। सिंध के 30% नौमौलूद जिंदगी की 5 बहारें तक नहीं देख पाते। पैदा होने वाले 49% मासूम इंतहाई कमजोर होते हैं। इसीलिए सिंध में बच्चों की अमवात बढ़ रही है। गुज़िश्ता रोज भी मजीद 5 बच्चे ग़िज़ाई किल्लत के बायस दम तोड़ गए। एक महीने में थर के 42 नौमौलूद बच्चे मौत का नवाला बन चुके हैं, जिसके बाद ग़िज़ाई किल्लत और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से मरने वाले बदनसीब बच्चों की तादाद इस वक्त जो है वो रवां बरस 757 तक जा पहुंची है।
खौफनाक तस्वीर उस सिंध की है जिसमें सेहत और तिब्बी सहूलियात के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो फखरिया अंदाज में सिंध हुकूमत के इकदामात की तशहीर कर रहे हैं। गुज़िश्ता माह गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम में भी सिंध के हेल्थ शोबे की मिसालें दी जा रही। हमने ना सिर्फ कराची में मुफ्त इलाज के लिए हॉस्पिटल्स कायम किए हैं, मगर कराची से लेकर लड़कानों तक ये इदारे बने हैं। सैकड़ों नौमौलूद बच्चों की अमवात बिलावल भुट्टो के दावों का पर्दा चाक कर रहे हैं। कसूर बिलावल भुट्टो साहब का भी नहीं है, क्योंकि उन्हें जो बताया जाता है वो इसी की बात करेंगे। सिंध के साबिक वजीर कायम अली शाह ने 2016 में दावा किया था कि हमारे कामों ने थर का नक्शा ही बदल दिया। हुकूमत की कोशिशों से बच्चों की अमवात में कमी हुई। हमने नक्शा बदल दिया है थरपारकर का इस वक्त वाशिंगटन में जिक्र होता है। थरपारकर दुनिया का बेहतरीन शहर बन जाएगा, बेहतरीन इलाका बन जाएगा। सयाह देखने आएंगे, दुनिया देखने आएगी। कायम अली शाह के दावे के बरक्स थर में बच्चों की अमवात हर साल बढ़ रही है। क्या ये देखने आएंगे लोग? नाज़रीन, गुज़िश्ता बरस ग़िज़ाइयत की कमी और दीगर अमराज की वजह से थर के 820 बच्चे जाँ बहक हुए। अमवात की तादाद गुज़िश्ता 4 सालों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा थी और इस साल भी ये तादाद 750 से तजावुज़ कर चुकी है। अगर पिछले 4 सालों का जायज़ा लिया जाए तो 2018 में 634 बच्चे मौत के मुंह में गए। 2017 में यह तादाद 450 थी, 2016 में 479 और 2015 में 398 थी। नाज़रीन, बच्चे मौत का नवाला बनते जा रहे हैं। यानी देखा जाए तो अमवात की सूरत हाल हर साल बद से बदतर होती जा रही है। और जब 2018 में समा की टीम ने थर की तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया तो कायम अली शाह साहब के थर को बदलने के दावे और भी गलत साबित हुए, जिसके मुताबिक थर की 16 लाख आबादी के लिए सिर्फ एक गायनोकोलॉजिस्ट है। अस्पताल में बिस्तर और एम्बुलेंस तो थी, मगर डॉक्टर और पेट्रोल दस्तयाब नहीं था। नौमौलूद बच्चों के लिए सिर्फ 25 इंक्यूबेटर्स मौजूद थे, जिनमें से 13 खराब। फीमेल के लिए कोई वार्ड नहीं है। पीड्स को हमने पूरी बिल्डिंग में कवर कर रखा हुआ है। वेंटिलेटर की अभी चलती नहीं है और 2 ओटी के लिए वेंटिलेटर मिले थे जो वैसे ही बंद पड़े हैं। सिर्फ 13 इंक्यूबेटर्स फंक्शनिंग है और 10 जो हैं वो खराब हैं। सिंध के मासूम तड़प रहे हैं, सिसक रहे हैं, भूख और इलाज न होने की वजह से मर रहे हैं। बच्चों में ग़िज़ाई क़िल्लत का मामला इंतहाई संगीन है, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर काबू नहीं पाया जा रहा। और अफसोस की बात यह है, पाकिस्तान का शुमार दुनिया के इन ममालिक में होता है जहां खुराक की कमी नहीं है। पाकिस्तान हर साल लाखों टन गंदम और चावल बैरूनी ममालिक को फरोख्त करता है। बात करेंगे इस हवाले से। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सूबाई वजीर जनाब तैमूर तालपुर साहब, सिचुएशन तो वर्स हो रही है। मतलब मान लिया कि इस साल शायद और वजूहात होंगी, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम बेहतरी नहीं आई है, अमवात कम नहीं हुई है बल्कि बढ़ी है। तो सर, वो आपके दावे कि सेहत की सहूलियात का तो आपने मतलब कमाल जाल बिछा दिया पूरे सिंध में, क्या थर सिंध में नहीं आता था सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा, जो इश्यूज होते हैं वो क्यों होते हैं और कैसे होते हैं। तो हमारे थर के बेसिकली 3 मेन इश्यूज हैं। सबसे पहला इशू है जो हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, विच इज़ अर्ली मैरिजेस। बहुत छोटी उम्र में वहाँ पर शादियाँ होती हैं, वहाँ का ट्रेडिशन है। हमने बहुत कोशिश की है, हमने बहुत सी कम्युनिटीज़ वहाँ पे डिप्यूट की हैं। हमने वर्ल्ड बैंक के साथ भी वहाँ पे कैंप्स लगाए हैं कि वहाँ पे उनको बताया जाए कि अर्ली मैरिजेस आर हार्मफुल। आपके बच्चों की पैदाइश के वक्त उनको इश्यूज होते हैं। दूसरा है अर्ली मैरिजेस के बाद अर्ली बर्थ। 14-15 साल की उम्र में बच्चों की शादियाँ होती हैं और उसी उम्र में उनके बच्चे भी हो जाते हैं। तीसरा हमारा मेजर जो इशू है वहाँ की वाटर कंटैमिनेशन है, क्योंकि वहाँ का जो पानी है वो कंटैमिनेटेड है। कोई उसमें पीपल्स पार्टी के किसी कोई पार्टी का कोई फॉल्ट नहीं है, बट द वाटर इज कंटैमिनेटेड, तो वी हैव टू लुक इनटू दैट। तो उसका हल क्या है? हमने अचरो थर से लेके पूरे एरिया में 208 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन बिछाई है, जो टोटली हर हिसाब से फंक्शनल है। उमरकोट का डेजर्ट लगता है थर के डेजर्ट के साथ। उसमें कोई ऐसा गांव नहीं रहा अब तक जिसमें हमने वाटर सप्लाई लाइन ना दी हो ताकि वो गंदा पानी उनको पीना ना पड़े। आपके जो पूरा थरपारकर का जिला है उसमें हमने अराउंड 800 से ज्यादा आरओ प्लांट्स लगाए हैं, कोई बड़े कोई छोटे, जिसमें से अभी 75% वो सारे फंक्शनल हैं। कुछ में फॉल्ट्स हैं जो हम बार बार सही करते रहते हैं। तो ये सारे जो हमारे फिगर्स चल रहे हैं वो आपके सामने है। अब
आप बात करते हैं क्योंकि वाकई डेथ्स होती हैं, हम उनमें काम करते हैं। आज आपका सबसे अच्छा जो बेस्ट आपका अस्पताल है पूरे सिंध के सूबे में, कराची के बाद वो थरपारकर में है। पहले भी आपकी टीम से मैंने रिक्वेस्ट की थी, मुझे कहा था SOPs फॉलो नहीं हो रही, तो वी वेंट विद समा टीम, हमने जाके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जाके विजिट्स की, जाके मैंने उनके साथ जाके दिखाया क्या हो रहा है। तो मैं फिर से आपको एक बार फिर से चैलेंज कर रहा हूँ कि आप मेरे साथ चलें थरपारकर एंड कम एंड विजिट द हॉस्पिटल्स ओवर देयर, द फैसिलिटीज ओवर देयर विद मी। अच्छा, अब बेसिकली बात आ गई जो आपने कहा कि मैल न्यूट्रिशन की वजह से डेथ्स हो रही हैं। तो मैल न्यूट्रिशन की वजह से जो डेथ्स हो रही हैं इज बिटवीन 1 and to less than 2% जो मैल न्यूट्रिशन का फिगर रिकॉर्डेड है। ये खाली सिंध हुकूमत का फिगर नहीं है, इस फिगर में WHO, वर्ल्ड बैंक सब इस फिगर को अप्रूव करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा आगे चल जाएं KPK में, तो KP में होता है 60.9 ओवर 1000 पर 1000, यानी कि 6% मैल न्यूट्रिशन की डेथ्स हो रही है KPK में। और हमारे पास अल्लाह करे ये ना हो, वी शुड यस कंट्रोल द फिगर, वी शुड गेट इट डाउन फ्रॉम बिटवीन 1 to 2 से हम 0 पे ले आए, हमें कुछ कहीं पर KPK का नाम क्यों नहीं आता है जहां पर 6 point something % मैल न्यूट्रिशन वजह से डेथ्स हो रही है। तो हम अपना काम कर रहे हैं। आपको पता है जब कोई औरत वहां पर प्रेग्नेंट होती है और वहां पर किसी लोकल अस्पताल से बात करती है, तो हम उनको 1000 डे केयर देते हैं। वो कितने महीने हो गए आप हिसाब लगा सकते हैं, फ्रॉम द टाइम शी कंसीव्स, फ्रॉम द टाइम शी इज प्रेग्नेंट, उसका खाना, ठीक है। तमूसा अगर इतनी आइडल सिचुएशन होती तो इस वहाँ 52 बच्चे जहां बक ना होते। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, तमूसा वक्त हमारे पास कम था। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, बढ़ती उम्र और तजुर्बे का जादू सर चढ़कर बोल रहा है। शानदार कारकर्दगी ने रिटायरमेंट के मशवरे देने वालों का मुंह बंद कर दिया। ढलती उम्र के बावजूद कौमी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज का बल्ला रन्स के अंबार उगल रहा है। विराट कोहली, रोहित शर्मा समेत बड़े बड़े खिलाड़ियों को पीछे छोड़ने जा रहे हैं। 40 साल कौमी क्रिकेटर न्यूजीलैंड की सरजमीन पर एक के बाद एक रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ आज तीसरे T20 में मोहम्मद हफीज ने एक ही इनिंग्स में 2 संगे मील अबूर किए। रवां साल मोहम्मद हफीज T20 मैचेस में दुनिया के सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं। यही नहीं बल्कि उन्होंने साबिक कौमी कप्तान शुएब मलिक का 2323 रन्स का रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शुएब मलिक ने ये रन्स 115 मैचेस में बनाए थे, लेकिन हफीज ने ये संगे मील सिर्फ 99 इनिंग्स में ही अबूर कर लिया। आज पाकिस्तान ने तीसरे T20 में न्यूजीलैंड के 174 रन्स का हदफ आसानी से पूरा किया, लेकिन सीरीज 2-1 से न्यूजीलैंड के नाम रही। इस पूरे सीरीज में कौमी क्रिकेटर मोहम्मद हफीज की शानदार कारकर्दगी नाक़दीन को हैरान कर रही है। वो चौके भी लगा रहे हैं, छक्के भी, और छक्के भी ऐसे कि गेंद ही गुम हो जाए। आज प्रोफेसर ने जिमी नेशन को छक्का मारा तो गेंद ग्राउंड से बाहर चली गई, जिस पर अंपायर को दूसरी गेंद मंगवाना पड़ी। मोहम्मद हफीज 2013 के बाद पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं जिन्होंने किसी कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल रन्स बनाए हैं। हफीज से पहले 2013 में अहमद शहजाद ने 347 रन्स बनाकर यह एजाज अपने नाम किया था। मजमूई तौर पर साल 2020 क्रिकेट के प्रोफेसर के लिए खुशकिस्मत साबित हुआ है। उन्होंने इस साल इस मैचों में 153 के स्ट्राइक रेट से 415 रन्स बनाए, जिनमें 4 निस्फ सेंचुरियां शामिल हैं और 20 जो है वो दिसंबर के मैच में हफीज ने करियर की बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 99 रन्स की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। इनिंग्स के बाद मोहम्मद हफीज बैनुल-अक़वामी T20 क्रिकेट में दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन चुके हैं जिन्होंने 99 रन्स की नॉट आउट इनिंग्स खेली हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हफीज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ नॉट आउट 99 रन्स 40 बरस या उससे ज्यादा उम्र में किसी खिलाड़ी की जानिब से खेली जाने वाली सबसे बड़ी T20 इंटरनेशनल इनिंग्स है। इसके अलावा इंग्लैंड के खिलाफ भी 86 रन्स की इनिंग्स खेलकर सबसे ज्यादा रन्स बनाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन चुके हैं। रवां बरस कौमी ऑलराउंडर ने बांग्लादेश के खिलाफ 67 और इंग्लैंड के खिलाफ 69 रन्स की इनिंग्स खेली थी। यही नहीं नाज़रीन, बल्कि इसी साल मोहम्मद हफीज ने T20 क्रिकेट में 2000 रन्स और 50 विकेटें हासिल करने वाले पहले खिलाड़ी का एजाज भी अपने नाम किया। कुछ अरसे तक मोहम्मद हफीज से कहा जा रहा था कि इन्हें अब रिटायर्ड हो जाना चाहिए, लेकिन हफीज की हालिया कारकर्दगी से तो यूं लग रहा है कि उनकी क्रिकेट में बुढ़ापे के दौर दूर दूर तक कोई आसार नहीं है, बल्कि उनकी जवानी अब वापस आ गई है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हुआ चाहता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।